तो आज जब राहुल गांधी डीसीपी से मिलते हैं तो वो एफआईआर मतलब इनकी शिकायत तो ले लेते हैं लेकिन एफआईआर नहीं करते हैं वो। तो उसी से राहुल गांधी थाने के बाहर बैठ गए और वो कह रहे हैं कि जब तक आप एफआईआर नहीं करेंगे हम यहाँ से नहीं उठेंगे। अब वो पुलिस वालों का कहना ये है कि ऊपर से आदेश है, कोई एफआईआर नहीं होगी। तो इसका मतलब टकराट का जो माहौल है वो माहौल बन चुका है। अब जैसे हाउस में कह दिया था राहुल गांधी ने, भाई जब तक अमित शाह जी नहीं बोलेंगे तब तक हम हाउस चलने नहीं देंगे। तो यहाँ भी यही होगा कि जब तक आप एफआईआर नहीं करोगे तब तक हम नहीं उठेंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। राहुल गांधी धरने पर बैठ गए। कहां बैठे हैं? संसद मार्ग थाने में। प्रियंका गांधी भी उनके साथ है। और मांग क्या है? मांग यह है कि जिस व्यक्ति पर पैलेट गन चलाई गई दिल्ली पुलिस की तरफ से, हालांकि मंत्री जी तो आते हैं कहते हैं कि दिल्ली पुलिस की तारीफ करनी चाहिए, कोई मरा तो नहीं, लेकिन मरने की स्थिति तो नहीं आई, लेकिन एक आंख जरूर चली गई है, एक आंख डैमेज हो गई है साहिल की। और उसकी लड़ाई लड़ने के लिए राहुल गांधी मैदान में है, धरने पर बैठ चुके हैं। लेकिन जो गुजरात लॉबी है उसके हाथ पांव कांपने लगे, क्योंकि कहने को पहले ही कुछ नहीं था। अमित शाह जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पूरा मानसून का सत्र चला गया, संसद में झांकने नहीं आए, सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर वो आते तो जवाबदेही तय होने के लिए विपक्ष जो है दबाव बनाता, लेकिन वैसा तो हो नहीं पाया। और अब जब वंदे मातरम के लिए भारतीय जनता पार्टी मैदान में आ गई थी, कांग्रेस से संघर्ष करने की तैयारी कर रही थी, तब फिर से राहुल गांधी ने उनकी जो दुखती रग है उसको दबा दिया है। ऐसे में क्या है माहौल, इसको लेकर बातचीत करेंगे। केपी मलिक जी बृहस्पतिवार हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जी। आज तो संजय जी की राहुल तरह गांधी जो काम कर रहे हैं, जबरदस्त है। आज तो संजय शर्मा की तरह आपकी भी शर्ट जबरदस्त है आज तो है? सर थोड़ा जी। इंस्पिरेशन ले लिया है मैंने। जी। लेकिन राहुल गांधी किससे इंस्पिरेशन ले रहे हैं सर राजनीतिक तौर पर? मैं भी जानना चाहता हूं, हमारे तमाम दर्शक जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी जिस तरह से अमित शाह को घेर रहे हैं शुरुआत से ही, मतलब कोई मौका दे नहीं रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को पलटवार करने का। अब वो भले ही राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और तमाम राष्ट्रवादी जो है बातों में फंसाने की कोशिश करें, लेकिन हो नहीं पा रहा है। अमित शाह बुरी तरीके से फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, राहुल गांधी लगातार उसी नब्ज को दबाए हुए हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए हिमांशु, ये दो चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है और विपक्ष क्या कह रहा है। तो जनता इतनी भी मूर्ख नहीं है कि वो चीजों को ना समझे। राहुल गांधी की डिमांड क्या है और अमित शाह की डिमांड क्या है, दोनों में कितना फर्क है ये आप समझिए। अमित शाह लगातार जो मानसून सेशन है एक दिन भी उसमें नहीं बोलते। उनको कहा जा रहा है कि भाई आप अपना वक्तव्य दीजिए, आप अपनी बात रखिए सदन में कि जंतर मंतर का जो ये मामला हुआ है इसका, इस रिपोर्ट का सारा आप खुलासा करिए। ये उनका फर्ज भी बनता है क्योंकि गृह मंत्रालय के अंडर ही दिल्ली पुलिस आती है। और दिल्ली में जंतर मंतर पे जिस प्रकार से लाठियां चली है, बैलेट गन चली है या लाठी में कील लगा के छात्रों को मारा गया है, उस पे आप अपना स्टेटमेंट दीजिए। उसी पे तो राहुल गांधी जवाब मांग रहे हैं इतने दिन से। अब ये वंदे मातरम पे पिले पड़े हैं। लोग कह रहे हैं भाई वंदे मातरम पेट भरेगा कि वंदे मातरम हमारी अस्मिता का सवाल हो सकता है। अच्छी बात है, वंदे मातरम आपने लागू कर दिया, कानून बना दिया, लेकिन क्या वंदे मातरम आज इतने दिन के बाद रोटियां देने का काम करेगा, रोजगार देने का काम करेगा, या जो दूसरी प्रॉब्लम हो रही उसको काम करेगा वंदे मातरम? आप वंदे मातरम की आड़ में छात्रों को भी दूर करना चाहते हैं, राम मंदिर की चोरी को भी आप दूर करना चाहते हैं। ना आप राम मंदिर की चोरी पे स्टेटमेंट दे रहे हैं, ना आप छात्रों के जंतर मंतर के आंदोलन पे स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप अपना नया राग अलाप रहे हैं कि भाई देखिए कांग्रेस ने देश विरोधी जो है प्रस्ताव पास कर दिया अपने यहाँ कि हम वंदे मातरम के 2 स्टेंजे गाएंगे। अरे 2 स्टेंजे गाओ, 6 स्टेंजे गाओ। आज इतने दिनों के बाद, और आपकी सरकार भी है, 6 साल वाजपेयी जी की सरकार रही, 6 साल वाजपेयी जी की सरकार रही है और 12 साल से आपकी सरकार है। तो वंदे मातरम आपको इतनी जल्दी याद आया है, इसके भी कुछ ना कुछ कारण होंगे। पहले क्यों नहीं वंदे मातरम आपको याद आया? दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी इनकी राजनीति समझ गया है और राहुल गांधी
प्योर राजनीति कर रहा है, प्योर सियासत कर रहा है, क्योंकि उसको सियासत में है, सियासत चलानी है, तो वो भी राजनीति करेगा भाई, क्यों नहीं करेगा? कर रहा है, और उसने राजनीति करके इन लोगों को घेर लिया है, और ऐसा घेर लिया है कि पूरा सदन में आपने देखा किस प्रकार से घेरा। और एकाएक जो पैंतरा नया लिया है राहुल गांधी ने, जो मैं 2 पैंतरे देख रहा हूं कि एकाएक उस बीच में प्रधानमंत्री के घर के बाहर धरना शुरू कर देना। आज संसदीय मार्ग पे जो संसद मार्ग थाना है, उसके बाहर धरना शुरू कर देना। संसद मार्ग थाना बहुत महत्वपूर्ण थाना है, संसद से चंद कदमों की दूरी पे है, और दिल्ली पुलिस के डीसीपी बड़े अधिकारी वहां पे पुलिस अधिकारी बैठते हैं। वहां पे जब वो जो साहिल नाम का युवक है, जिस छात्र है जिसके ऊपर गोली चली थी और बैलेट गन लगे थे, उसको छर्रे लगे थे, और उसकी आंख भी खतरनाक स्थिति में है, डॉक्टर ये कह रहे हैं कि रोशनी आने की संभावना 1% है। तो जब उसकी एफआईआर की बात करने के लिए गए, उसकी माँ और उसका बेटा गए, एफआईआर नहीं हो रही है, तो एकाएक राहुल गांधी वहां पहुंच जाते हैं। अब राहुल गांधी पहुंच जाते हैं तो उनके दूसरे नेता भी पहुंच जाते हैं, प्रियंका गांधी भी पहुंच जाती है, उसमें आपके जयराम रमेश भी पहुंच जाते हैं, सलमान खुर्शीद भी पहुंच जाते हैं, और तमाम दूसरे नेता पहुंचने लगे हैं कांग्रेस के। और जैसे जैसे कार्यकर्ताओं को पता लगता जाएगा, और दूसरे हो सकता है कि सीजेपी के लोग भी वहां पहुंचना शुरू कर दें, तो एक नया माहौल देश में बन गया है। और भाजपा जब तक सोचेगी तब तक यहाँ खेल हो चुका होगा। तो भाजपा को ये जो गेम था राजनीति का, जो कभी भाजपा करती थी, वो राहुल गांधी ने पकड़ लिया, और ये पैंतरेबाजी की राजनीति हो रही है। लेकिन मुद्दों की भी राजनीति है। इसमें अगर हम कहें कि राहुल गांधी ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, अरे भाई आप एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हैं? आज दिल्ली पुलिस का कहना ये है कि ये मैटर कोर्ट में है, कोर्ट के संज्ञान में है, कोर्ट में विचाराधीन है, और हम उसको कोर्ट के दिमाग में, कोर्ट के संज्ञान में ये भी है कि भाई बैलेट गन वहां चली थी, उस पे क्या है वो भी कोर्ट के संज्ञान में बात आ चुकी है। कोर्ट ने 5 लोगों की एक कमेटी बनाई है, वो भी जांच कर रही है। तो इनका कहना ये है कि वो जांच करते रहे, आप इनकी एफआईआर क्यों नहीं ले रहे? आप इनकी एफआईआर लीजिए। तो आज जब राहुल गांधी डीसीपी से मिलते हैं, तो वो एफआईआर मतलब इनकी शिकायत तो ले लेते हैं, लेकिन एफआईआर नहीं करते हैं वो। तो उसी से राहुल गांधी थाने के बाहर बैठ गए, और वो कह रहे हैं कि जब तक आप एफआईआर नहीं करेंगे हम यहाँ से नहीं उठेंगे। अब वो पुलिस वालों का कहना ये है कि ऊपर से आदेश है, कोई एफआईआर नहीं होगी। तो इसका मतलब टकराट का जो माहौल है, वो माहौल बन चुका है। अब जैसे हाउस में कह दिया था राहुल गांधी ने, भाई जब तक अमित शाह जी नहीं बोलेंगे तब तक हम हाउस चलने नहीं देंगे, तो यहाँ भी यही होगा कि जब तक आप एफआईआर नहीं करोगे तब तक हम नहीं उठेंगे। तो अगर दिल्ली पुलिस नहीं को तो राहुल गांधी को, सर, इनके तो मंत्री है ना वो किरण रिजिजू, आजकल तो हर हर बात पे वो फ्रंट लाइन पे जो है खेलने के लिए आ जाते हैं। हालांकि वो बोल्ड हो जाते हैं, कैच आउट हो जाते हैं, कीपर उनकी बॉल को पकड़ लेता है, हर बार ऐसा ही होता है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, उनके झूठ को तुरंत ही पर्दाफाश हो जाता है। कुछ दिन पहले इंटरव्यू एएनआई को दे तो रहे थे कि कहां गोली चली, कहीं गोली नहीं चली, सब जिंदा तो है। अब सब जिंदा है तो फिर ठीक है, तो अमित शाह जी सामने आकर क्यों नहीं बात करते हैं? पुलिस कहे सब जिंदा तो है, हम किस बात की एफआईआर दर्ज करें? राहुल गांधी को धरने पर अगर बैठाया गया तो मारो लाठू, उनको भगाओ उनके घर, कि आप गलत मांग के लिए यहां पर बैठे। है हिम्मत, सरकार में हो हिम्मत, अगर राहुल गांधी झूठ बोल रहे हो, वो जो लड़का है वो कहीं पाकिस्तान से, कहीं विदेशी साजिश का हिस्सा बनकर जो है वहां दिल्ली में पहुंच गया हो, तो इसका खुलासा किया जाए ना, जो भी बातें हैं खुलासा किया जाए। तो अब तो बोलती नहीं खुल रही है सर। देखिए हिमांशु, अगर आप देखोगे ये कोई भारतीय जनता पार्टी की नई बात नहीं है। किरण रिजिजू की मजबूरी है सरकार की तरफ से स्टेटमेंट देने के लिए, उनको लगाया गया, उनको पता है कि स्थिति बहुत खराब है, उनको झूठ बोलना पड़ा, उनको भी पता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। क्या राजनाथ जी को नहीं पता था जब राजनाथ जी हाउस में कह रहे थे कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर में कोई नुकसान नहीं हुआ है, हमारा कोई सेना का नुकसान नहीं हुआ है, और बाद में सेना कह रही कि हमारे जांबाज योद्धा मारे गए 6। तो ये तो बोल देते हैं भाई। अब ये पता है कि बैलेट गन वहां चली है, डॉक्टरों की रिपोर्ट है, आदमी उपलब्ध है, सारे तथ्य सामने हैं, उसके बावजूद एक मंत्री अगर ये कह रहा है कि कोई गोली नहीं चली, कोई बैलेट गन नहीं चली, तो इसका मतलब आप क्या निकालते हैं? आपके चंपत राय जी कह रहे थे ना कि राम मंदिर में कोई चोरी नहीं हुई, फिर डकैती कहां हो गई, फिर एसआईटी क्यों बन गई, फिर आपको क्लीन चिट क्यों मिल गई अगर चोरी हुई नहीं थी?
तो देखिए ये बोलने को कुछ भी बोल देते हैं। अब जनता इनके बोलने में नहीं आ रही है, जनता इनकी नहीं सुन रही है, प्रॉब्लम ये है। अब राहुल गांधी अगर झूठ बोल रहे हैं, तो राहुल गांधी के ऊपर एक्शन लो, क्यों नहीं ले रहे भाई? राहुल हम्म, गांधी झूठ बोल रहे हैं, राहुल गांधी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो आप उनको अरेस्ट करके जेल में डालो और हम्म, बताओ मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताओ कि भाई राहुल गांधी ये कर रहा है, देश विरोधी काम कर रहा है, इसलिए हमने उसको बंद कर दिया है। राहुल गांधी तो आपकी पोल पट्टी खोल रहा है, वो तो मीडिया से भी हम्म। बात कर रहा है, वो तो खुलेआम कर रहा है, वो तो सड़क पे बैठा है। आप कहाँ चुप रहे हैं? आप तो हाउस में भी नहीं आ रहे। अरे जहां पे आपकी जिम्मेदारी है, जहां पे इतनी सुरक्षा लगी हुई है, आप तो वहां सेफ जोन में भी वक्तव्य नहीं दे रहे हैं ना। राहुल गांधी तो सड़क पे खड़ा होकर बोल रहा है। हम कोई राहुल गांधी के प्रशंसक नहीं है, हम तो एक विश्लेषक हैं और हम तो एक पत्रकार की हैसियत से कह रहे हैं कि आप भी आइए ना मैदान में। अगर राहुल हम्म। गांधी मैदान में है, वो विपक्ष का नेता है, उसकी जिम्मेदारी बनती है मामलों को उठाने की, तो आप उसका मुंह बंद क्यों नहीं कर रहे? आप मुंह नहीं बंद है, करिए, उसका क्यों मांग रहा है वो? सर मैदान में है तो वो कभी एएनआई और पीटीआई को बुला लेते हैं, कभी सिर्फ एएनआई को बुला लेते हैं, कभी किसी और एजेंसी को बुला लेते हैं और अपनी एक तरफा बात, क्योंकि मोदी जी मन की बात करते हैं ना, तो अमित शाह जी भी इन दिनों मन की बात कर रहे हैं। वो भी अपनी बात आकर कह देते हैं कि कौन राष्ट्र विरोधी है, कौन देशभक्त है, बताकर चले जाते हैं। उस पर सियासत करते रहिए और बाकी जो मंत्री झूठ बोल रहे हैं वो तो बोल ही रहे हैं, उस पर तो कोई क्या ही कहे। मतलब इतनी बेशर्मी तो हम लोगों ने कभी देखी नहीं। देखिए हिमांशु, आप ये देखिए ना कि अमित शाह रैली में बोलते हैं, राजस्थान हम्म, में जाके वहां पे रैली में वाजपेयी जी बड़े प्यारे लग रहे हैं, वाजपेयी जी बड़े याद आ रहे हैं, उनकी मूर्तियों का अनावरण हो रहा है। अब तक तो वाजपेयी जी को याद आया नहीं, इनको इन्होंने किया नहीं, अब वाजपेयी जी याद आ गए। और वहां मंच पे खड़े होके आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने वंदे मातरम को नकार दिया है, बड़ा देशद्रोही काम हो रहा है। इसके अलावा आप बाकी जानकारी नहीं दे रहे हैं, इसके अलावा आप छात्रों पर नहीं बोल रहे हैं, इसके अलावा आप मंदिर चोरी पर नहीं बोल रहे, इसके अलावा आप दूसरी बातों पर नहीं बोल रहे। हम्म, लोग ये कह रहे हैं कि चाइना हमारी सीमा में आ गया, उस पर आप नहीं बोल रहे, कश्मीर के मुद्दे पे आप नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप वंदे मातरम लिए घूम रहे हैं। अब इस वंदे मातरम की जो डुगडुगी बज रही है, इसका क्या रिजल्ट होगा? वंदे मातरम से किसी को कोई दिक्कत नहीं, कांग्रेस ने गाया ना, भले ही 2 स्टैंजा गाया, गाया तो सही उन्होंने। हम भी गा हम्म, रहे हैं वंदे मातरम, सब लोग गा रहे हैं, कई मुसलमान तैयार हो गए कि हम वंदे मातरम को तैयार हैं गाने को, बस रोजगार की व्यवस्था करा दीजिए, उस पर नहीं बात करेंगे। तो आप क्यों जबरदस्ती वंदे मातरम गवाना चाहते हैं? वंदे मातरम तो बिना जबरदस्ती के लोग गाने को तैयार हैं। आप रोजगार तो दीजिए, शिक्षा तो दीजिए, आप उस पे आप बात नहीं कर रहे। तो ये देखो। एक ये दूसरा जो आप मीडिया की बात कर रहे हैं कि एएनआई को बुला के, एएनआई तो एजेंसी है, वो तो बाइट कलेक्टर है, बाइट कलेक्ट किया और न्यूज चैनलों को भेज दिया, अपने अंदाज से लगा लीजिए। वो तो सवाल पूछती ही नहीं है, एजेंसी थोड़ी सवाल पूछती है। और जो एजेंसी सवाल पूछेगी भी, अगर एजेंसी का पत्रकार इंटरव्यू करेगा भी, तो वही इंटरव्यू करेगा जो आप उसको लिख के देंगे, जो आप सवाल कहेंगे वही वो पूछेगा। हम जानते नहीं है एजेंसी को, हम सब जानते हैं कि एजेंसी किस प्रकार से सवाल पूछती है। अरे भाई, एजेंसी आपके रहमो करम पे है, तो आपके खिलाफ कैसे जा सकती हो? आपसे खिलाफ सवाल कैसे पूछ सकती हो? तो आप उनको बुला के एकांत में खड़े होके आप इंटरव्यू दे दीजिए। आप एएनआई को भी अगर इंटरव्यू दे रहे हैं या बाइट दे रहे हैं, उसको भी कहीं सुकून से बैठ के नहीं दे रहे हैं आप। और पत्रकार हम्म, 4 सवाल पूछ ले आपसे, ऐसा माहौल नहीं दे रहे हैं आप उसको। कोने में छुप के कहीं खड़े होके एएनआई को आप बाइट दे रहे हैं, तो ये जताता है कि आपकी घबराहट और आपकी चिंता कितनी है। जी। हम्म। अच्छा, एक तरफ राहुल गांधी ने मोदी जी की और अमित शाह जी की नाक में दम कर रखा है, कोई मौका नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल टाइट फाइट चल रही है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में बाबा जी, उन्होंने तो पहले हाथ खड़े कर लिए थे कि भाई राम मंदिर में हम क्या कर सकते हैं, वो तो या तो ट्रस्ट कहे या तो सुप्रीम कोर्ट कहे तो हम कुछ करें। लेकिन चंपत राय जी तो उन मतलब अधिकारी को टारगेट कर रहे हैं जो बीजेपी की तरफ से बैटिंग कर रहे थे। नपेंद्र मिश्रा कह रहे थे कि डकैती हुई है, वहां चोरी वोरी नहीं हुई है। अब चंपत राय कह रहे हैं नहीं, असली जो खेला कर रहे थे वो नपेंद्र मिश्रा ही कर रहे थे, वो किसी की बात ही नहीं मानते थे। उनका जो उनको जो विभाग मिला हुआ था, उनके नेतृत्व में जो चीजें चल रही थी उनमें गड़बड़ियां थी। अब ये तो आपसी खींचतान हो गई सर। आप कह ही रहे थे कि चंपत राय को ज्यादा फंसाया जाएगा तो चंपत राय मुंह खोलेंगे और फिर बहुत सारे लोग जो है पर्दाफाश हो जाएगा उनका। तो क्या वो दौर शुरू हो गया? चुनाव भी है उत्तर प्रदेश में, ये भी हमको याद रखना है सर। देखिए हिमांशु, अगर आप देखें, मैंने पहले भी आपको कहा था
हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान कहते हैं कि जब कभी बरसात के मौसम में फसलें वसलें कम हो जाती हैं और खर्चा पानी चलाना मुश्किल हो जाता है, तो भाई टोटा आ गया घर में। टोटा आ गया मतलब कुछ पैसे वैसे है नहीं और बड़ी दिक्कत में चल रहा है, तो फिर लड़ाई होने लगती है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है घर में कि तूने ये नहीं किया, अगर तू पहले ये कर लेता ये हो जाता, वो तो वो शुरू हो जाता है। तो अब ये जो मामला था उत्तर प्रदेश का, अभी तक तो मलाई खीर बट रही थी, माल की लुटाई हो रही थी। अब वो धीरे-धीरे कम हो रही है अब, क्योंकि मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है, तो नपेंद्र मिश्रा जी खाली होने वाले हैं। अब उनको तो रोजगार चाहिए भाई, वो खाली कैसे करेंगे? रोजगार चाहिए ना उनको, बेरोजगारी में तो उनकी हालत खराब हो जाएगी। खाली कैसे वो बिचार रहे हैं? उनको घर चलाना है अपना, तो उनको चाहिए रोजगार। अब रोजगार चलाने के लिए कुर्सी कोई खाली है नहीं, तो वो कह रहे चंपत राय जी हटो, अब हम बैठे। तो उन्होंने अपना शुरू किया राग मल्हार। आपने कहा इन्होंने तथाकथित चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी की बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा क्या बात आप कर रहे हैं, घूम घूम के तमाम चैनलों पे बता रहे थे कि आप इसको चोरी मत कहिए, ये डकैती है। तो वो एक माहौल बना रहे थे, और वो माहौल बना रहे थे तो उससे चंपत राय असहज हो रहे थे। वो चंपत राय को हटाना चाहते थे, अब चंपत राय उनको हटाना चाहते हैं। और हमने तो पहले ही कहा था आपको, आपने सच कहा कि अगर ये चंपत राय को कोई भी छेड़ेगा, तो चंपत राय के पास सबका इतिहास है। और चंपत राय ने वो इतिहास कम से कम नरेंद्र मिश्रा का तो दिखा दिया है। अगर ज्यादा कोई बोलेगा तो उसका इतिहास भी बाहर आ जाएगा। क्योंकि चंपत राय ने, मैं बार बार कहता हूं, चंपत राय ने वो निजी चोरी थोड़ी की है। चंपत राय चोरी करके अपने घर थोड़ी ले गए। उनके घर पे तो उनके भाई अभी भी परचून की दुकान चला रहे हैं, उनका तो परिवार है ही नहीं, तो कहां ले जाएंगे वो? तो ले जाके जिसको उन्होंने दिया है, तो वही तो है, वही तो बचा रहे हैं, वही मैदान में है। तो कैसे कैसे हिम्मत है कि चंपत राय को छेड़ देंगे? तो चंपत राय हो, अनिल मिश्रा हो, इनको इतनी आसानी से ना हटाया जा सकता, ना छेड़ा जा सकता। अब ये नपेंद्र मिश्रा जो चाह रहे थे कि इनको हटा के और इस तरह के आरोप प्रत्यारोप करके ये भाग जाएंगे, हट जाएंगे और हमारे आप हमें जो है कुर्सी पे बैठ जाएंगे सीईओ बन के, वो इनका सपना चकनाचूर हो गया है। क्योंकि चंपत राय भी आरएसएस के स्ट्रॉन्ग आदमी हैं। चंपत राय को कल के खिलाड़ी नहीं है वो, उन्होंने भी अपना पूरा जीवन आरएसएस को दिया है। और उन्होंने तो लास्ट में जब उनके ऊपर इतना बड़ा ठीकरा फोड़ा गया, तो उन्होंने साफ कह दिया भाई कि अगर अगर मैं डूबूंगा तो मैं सनम तुमको भी ले डूबूंगा। भाई आप उन्हीं के सिर पे थोड़ी ठीकरा फोड़ देंगे। अगर मंदिर में चोरी हो रही है तो इसके जिम्मेदार खाली चंपत राय हैं। चंपत राय हो रहे, कोई उनका नाम भी बदल रहे, कोई चंपक लाल बता रहा है, कोई मान लेके चंपत हो गए। जिस प्रकार से हुआ उनके लिए, वो क्यों अकेले झेले भाई? इसमें तो लंबी सीरीज है। जो नीचे के गुर्गे थे वो अंदर जा चुके हैं, वो तो छोटे मोटे थे, उनका क्या मतलब है? तो उनसे नहीं होगा ना। तो जो बड़ी मछलियां हैं वो अभी भी जो दाएं बाएं छुपी हुई हैं, अगर चंपत राय को ज्यादा तंग करोगे तो वो ऐसे पेल देंगे। ये उनका पहला टेलर आया है, फिल्म अभी बाकी है। अगर ज्यादा दबाओगे तो फिर वो फिल्म शुरू कर देंगे। अभी तो टेलर दिखाया। जी। अच्छा, पिक्चर चल रही है, ट्रेलर चल रहा है, एक गाना भी चल रहा है, मोदी जी की चालीसा गाई जा रही है दिल्ली में प्रेस क्लब में। मतलब ऐसी तस्वीर देखकर हम कौन से हिंदुस्तान को गढ़ रहे हैं ये समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि एक तरफ तो हमारे बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है जो बहुत कुछ करना चाहते हैं और बहुत कुछ कर भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं रहे, अपने आप को साबित कर रहे हैं। सड़क से लेकर तमाम जो हमारे सेक्टर्स हैं उनमें जो है वो झंडा गाड़ रहे हैं। दूसरी तरफ चालीसा पढ़ी जा रही मोदी जी की। मोदी जी भगवान है क्या? मोदी जी राम जी है क्या? मोदी जी राम जी को, वो छोटे से राम जी, मोदी जी बड़े से उनको हाथ पकड़कर जो है उनको लेकर मंदिर में जा रहे हैं। वो मंदिर में चोरी हो गई, उस पर जुबान खुल नहीं रही और उनकी चालीसा पढ़ी जा रही है। अब मोदी जी की चालीसा पढ़ी जाएगी इस देश में, तो हम कौन सी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और हमको क्या बनाया जा रहा है असल में? सर जरा समझने में मुश्किल हो रही मुझे, तो समझाइए जरा आप ही। भाई देखिए, हिमांशु जी पढ़ा तो जा रहा है ना, और कोई है गांव गांव में तो पढ़ा नहीं जा रहा। हम्म। पार्लियामेंट के और प्रेस क्लब के बीच में रोड पे छोटा सा गोल चक्कर है। हम्म। बिल्कुल सामने, मतलब टक्कर पे बिल्कुल सामने अगर देखेंगे आप, तो पार्लियामेंट है और इधर प्रेस क्लब है। तो इनके लोगों का आइडिया ये है, देना है इनके लोग का कहना ये है कि प्रेस क्लब को यहाँ से हटाइए, ये फालतू पत्रकार लोग बैठते हैं यहाँ पे, बैठ के जो है
ये बकवासबाजी करते हैं, सरकार के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। बताया ना, दिमागी नक्सल प्रेस क्लब में भी बैठते हैं। तो इनको हटाइए और यहाँ पे जो है भगवान जो राम की जगह पे भगवान मोदी का मंदिर बनाइए। मोदी भगवान हो गए आप, वो मत कहिए उनको। भाई भगवान राम का बिल्कुल उनको तीर कमान दिखाया है, मुकुट लगाया है। जैसे हम श्री राम की तस्वीर देखते हैं, उसी तस्वीर में मोदी जी को लगाया गया है। खाली भगवान राम की जगह पे मोदी जी का चेहरा लगा दिया, बाकी वो राम है। तो जब मोदी जी भगवान बन गए हैं, मोदी जी का मंदिर बन गया है, और पार्लियामेंट में कोई भी सांसद, कोई भी लोग जाएंगे तो मोदी जी के मंदिर में प्रणाम करके जाएंगे, तो फिर अयोध्या मंदिर का तो मामला कुछ ज्यादा बचा ही नहीं ना। तो अयोध्या के जो भगवान राम है उनको क्या इतना महत्व देना, जब दिल्ली में ही हमें भगवान मिल गए हैं। तो अच्छा सर, ये एक कहां से हो रहा है? ये कहां से हो एक रहा है? ये कौन कर रहा है? हम्म, ये किसके हम्म, इशारे पे हो रहा है? ये समझने वाली बात है। आप अगर जरा सा भी कोई कुछ बोल देता है, कुछ कह देता है, आप उसको दिमागी नक्सल बता रहे हैं, आप उसको देशद्रोही बता देते हैं, आप उसको अरेस्ट कर लेते हैं, आप उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। तो ये प्रेस क्लब में आके इस तरह प्रेस क्लब को भाई आपने किराए पर लिया होगा, उसका हॉल आपने पैसे दिए होंगे, बुकिंग हुई होगी उसकी, एकाएक थोड़ी हो गया। पत्रकार आए हैं वहां पे, बाकायदा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उसमें आरती हुई है, कोई ऐसा थोड़ी ना हवा में हो गई। और कई घंटे इसमें लगे होंगे, तो तब पुलिस कहाँ थी? तो इसका मतलब ये जानबूझकर देश में इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। और लोग तो कर ही रहे हैं, लोग तो भाई कावड़ लेने जाते हैं, मंदिरों में लाइन लगाए हुए हैं। तो अब इस ये नया मंदिर बन जाएगा तो इसमें भी पूजने वालों की संख्या लंबी हो जाएगी, क्या दिक्कत है? भाई हम्म, मोदी जी के भक्तों की कमी थोड़ी है। भले ही आप उनको गोबर भक्त कहें, भक्त कहें, लेकिन है तो भक्त ना वो गोबर हम्म, खा के आने लगेंगे मोदी जी की पूजा करने के लिए। ऐसे भक्तों की कमी कहाँ है भारत में? या मूर्खों की कमी थोड़ी है। तो लग जाएगी बिल, लाइन वहां। और कल को बिल्कुल। अगर यही हो जाए, कल को अगर यही हो जाए कि भाई वहां से प्रेस क्लब को हटा के और नया एक शानदार भव्य मंदिर बन जाए, तो कौन रोकेगा? कौन रोकेगा भाई? जो रोकेगा वो राहुल गांधी की तरह या तो धरने पे बैठेगा या जेल जाएगा। तो या कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, ये एक नए रास्ते पे ले जा रहे हैं। अब जैसे वंदे मातरम, देखिए भाजपा और मोदी सरकार वंदे मातरम की लड़ाई लड़ रही है, और देश जो है, देश के छात्र जो है वो स्कूल की लड़ाई लड़ रहे हैं, युवा जो है वो बेरोजगारी की लड़ाई लड़ रहा है, आम आदमी महंगाई की लड़ाई लड़ रहा है, किसान ये कह रहा है कि चीनी 50 रुपए से 65 रुपए हो गई, 30% चीनी के रेट एकदम से बढ़ गए और किसान को भुगतान ही नहीं मिल रहा है, किसान उस पैसे के लिए लड़ रहा है। तो सब अपनी लड़ाई यहां लड़ रहे हैं। तो अब इनको तो मंदिर की लड़ाई लड़नी है भाई, ये तो मंदिर की लड़ाई लड़ते रहे हैं। अब राम मंदिर की लड़ाई लड़के इन्होंने ही तो बनवाया है इतने 40 साल में। अब ये मोदी के मंदिर की लड़ाई लड़ेंगे और प्रेस क्लब को हटा के मंदिर बना देंगे। नहीं, आपको जाना हो मोदी जी के जाइए। मंदिर की लड़ाई भी नहीं लड़नी पड़ेगी सर। इनको अपने नाम से अगर मंदिर बनाना होगा तो उसकी लड़ाई भी कहाँ लड़नी पड़ेगी? सब कुछ तो इनके हाथ में है। और इनके मंत्री झूठ बोलने में उस्ताद हैं। वो तो बता देंगे कि आदिकाल में राम जी के साथ जो है खेला करते थे मोदी जी, और वही हैं, मतलब जो उनके भाई थे वही हैं मोदी जी असल में। कुछ भी बोल देंगे, इनको बोलने में कुछ लगता नहीं थोड़ी ना ऐसे है, क्यों मतलब। बोलेंगे? ऐसे अरे भाई ऐसे बोलेंगे, भगवान राम मेरे सपने में आए और उन्होंने कहा कि भाई देखिए मैं तो बहुत दिन संभाल लिया है, मेरी जगह आप ही संभालो, आपने बड़ा अच्छा नेतृत्व देश का किया है, अब आप मेरी जगह संभालो और अपने मंदिर मंदिर बनाकर शुरू करो। और दिल्ली से शुरुआत कर दो, दिल्ली में बनते ही फिर गुजरात गांधीनगर में बनाओ, फिर कलकत्ता में बनवाओ, फिर अपने मुख्यमंत्री को आदेश दो एक मंदिर पटना में बने। तो शुरुआत हो जाएगी, जहां जहां आपके मुख्यमंत्री खटाक से लेकिन सर, मंदिर तैयार हो जाएंगे। मेरी मेरी एक राय रहेगी कि अगर मोदी जी का मंदिर बन रहा है तो अमित शाह का भी एक बगल में छोटा सा मंदिर जरूर बनना वो चाहिए, तो क्योंकि भाई वो तो भगवान राम का बनेगा तो हनुमान का तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। जी हाँ। वो फिर जरूरी है। चक्कर ये होगा कि सीता माँ का क्या करोगे? अ, अब उस पर विचार करने का। सीता मैया वाली लड़ाई यहाँ है नहीं सर। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं, हंसी मजाक अपनी जगह है, लेकिन जो इस पूरे मामले की सीरियसनेस है, मंत्री झूठ बोल रहे हैं, जो व्यक्ति पीड़ित है उसकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है, उसको न्याय नहीं दिया जा रहा है, राहुल गांधी को आगे आना पड़ रहा है। फिर बीजेपी वाले कहेंगे कि राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं, देश विरोधी काम कर रहे हैं। लेकिन आपका शासन और प्रशासन सही ढंग से चले ना, और फिर राहुल गांधी हक की आवाज भी ना बुलंद करें, ऐसा तो नहीं होगा।
इतने सोए हुए इस देश के नागरिक और इस देश का विपक्ष नहीं है कि वो अपनी हक की आवाज भी बुलंद ना कर पाए, एक दूसरे के न्याय के लिए खड़े ना हो पाए। हमारे दर्शकों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।